नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो पैरामेडिकल के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस डिसाइड हुआ उसके अकॉर्डिंग लेक्चर प्लान कर रहे थे। और लास्ट की क्लास में मैंने आप लोगों को मोल एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, वॉल्यूम एनालिसिस, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसी के आगे मैं लिख देता हूं, इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे EF एंड इसके आगे लिख देता हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि इजीली अपन को याद रह जाए, MF। अब सबसे पहले हमारे ब्रेन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते ही, जैसे मैंने बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कहते ही आपके ब्रेन में फार्मूला क्लिक होता है C6H12O6। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का है ना रियल फार्मूला, जो हर मॉलिक्यूल का खुद का प्रॉपर रियल फार्मूला होता है जिससे वो डिनोट किया जाता है। जैसे आप सबका कुछ ना कुछ नाम है जिससे आप जाने जाते हो, तो वो आपका रियल नाम है। ठीक है, अब फिर घर पे आपके निकनेम हो जाते हैं। तो रियल जो नाम होता है ना, मतलब रियल जो फॉर्मूला होता है, उसको तो अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको अपन क्या नाम देते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं इसको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है? रियल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो वास्तविक फॉर्मूला होता है जिससे वो जाना जाता है, उसको तो अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उसी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको अपन नाम देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले एक बार समझ लेते हैं एग्जांपल को। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा मेरी बात। यहां मैंने लिखा यहां तो लिख देता हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां लिख देता हूं मैं मॉलिक्यूलर वेट या मास। फिर यहां लिख देता हूं मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इधर लिख देता हूं मैं एम्पेरिकल मास। और यहां पे मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर देता हूं, N। अभी N के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब इसको इस टेबल की हेल्प से समझते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा हम लोगों को। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास है C6H12 और O6, जिसको आप सब जानते हैं, इसको ग्लूकोज कहते हैं। अब अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो 180 AMU आएगा। बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला की, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने बताया कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो C6H12O6 की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है? तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को इससे किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड ऐसा होना चाहिए जिससे सभी डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 6 ले लूं जैसे, तो 6 से डिवाइड करेंगे कार्बन को, तो यहां बचेगा C। यहां अगर आप H12 को डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा कितना? H2। और यहां बचेगा हमारे पास कितना? O। तो ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी C6H12O6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। ठीक है, और एम्पेरिकल मास की बात करेंगे। अच्छा, N क्या है? N जिससे भी आपने डिवाइड किया था वो लिख देता हूं मैं। जैसे हमने डिवाइड किससे किया था? 6 से, तो यहां लिख दिया मैंने 6। अब बात करते हैं एम्पेरिकल मास की। तो एम्पेरिकल मास, इसका मास कितना हो जाएगा? 16 तो ये हो जाएगा और 12 भी हो जाएगा, तो कितना होगा हमारे पास? 28। और 2 और ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 30। यानी हमारे पास एम्पेरिकल मास जो हो गया वो 30 AMU हो गया। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। आपको दे रखा है C6 और यहां लिख दिया मैंने H6। इसको हम नाम दे रहे हैं बेंजीन। अब बेंजीन का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूंगा तो ये कितना हो जाता है? 78 AMU। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला अगेन, इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH, है ना। यहाँ पे हमने 6 से डिवाइड किया और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 AMU। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है
CH3 COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? एसिटिक एसिड, जिसको मैं लिख सकता हूँ C2H4 और O2। अब इसको मैं ऐसे नंबर, अच्छा पहले इसका मोलर मास देख लेते हैं। तो कार्बन का कितना होगा? एक का 12, दो का 24 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 32 हो जाएगा, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, हाइड्रोजन 4 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, यानी इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 AMU। अब इसको मुझे ऐसी नंबर से डिवाइड करना है जो इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो किससे डिवाइड करें? 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा? CH2O। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब CH2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बोलो? एम्पिरिकल वेट हो जाएगा 30 AMU। और डिवाइड आपने किससे किया था? डिवाइड आपने किया था 2 से, तो उसको मैंने लिख दिया 2। ठीक है। इसके बाद अगर मैं लिखूं एग्जांपल नंबर 4, मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है C12, यहाँ लिख दिया मैंने H22 और यहाँ लिख दिया मैंने O11। अब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो होता है 340 AMU। एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। सबसे छोटी नंबर से डिवाइड करना है या ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, 22 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 12 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 11 तो नहीं ले सकता मैं। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 22 और 11 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसका कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होगा और यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब एम्पिरिकल वेट भी कितना होगा? 342 AMU। और आपने फिर डिवाइड किससे किया होगा? तो आपने फिर 1 से डिवाइड किया होगा, क्योंकि और किसी नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम हो सकता है। बात समझ में आ रही ना? दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या करता है? आपको एग्जाम में परसेंटेज देगा कुछ कंपाउंड्स की और आपसे पूछेगा कि इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल वेट क्या होगा। बट ठीक है, उससे भी पहले एक बात समझिए। उससे पहले ये बात समझिए कि हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमें डेराइव करने हैं और टेबल की हेल्प से फॉर्मूले डेराइव हो जाएंगे। कैसे? एक बात ध्यान से समझिए। अगर मैं 30 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 180 आ जाएगा। ऐसे ही 13 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 78 आ जाएगा। इसका मतलब एक बात तो हमें ये समझ में आ रही है कि मैं यहां लिख देता हूं। देखिए, एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो वो मेरे पास तभी आएगा जब मुझे ये पता हो कि एम्पिरिकल वेट कितना है। मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो ये मुझे पता हो कि एम्पिरिकल वेट या एम्पिरिकल मास कितना है, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा n से। तो n से एम्पिरिकल वेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। एक फार्मूला तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है? दूसरा फार्मूला हो सकता है मेरे पास कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चाहिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास तब आएगा जब मुझे ये पता हो कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ठीक है। इसको फिर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? n से। तो दूसरा फार्मूला ये होगा। पहला वाला फार्मूला वेट को शो करता है, दूसरा वाला फार्मूला फॉर्मूले को शो करता है। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यहाँ लिखा हुआ एम्पिरिकल फार्मूला, या लिखा हुआ n। जैसे अगर मैं CH2O को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास C6H12O6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं CH को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास C6H6 आ जाएगा। तो दो फार्मूले हो गए, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम्पिरिकल वेट इनटू n और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। बात समझ में आ रही है? अब हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए, आपको एग्जाम में क्या करेगा, पहले लॉजिक समझ लेते हैं। आपको एग्जाम में क्या करेगा? अलग अलग एलिमेंट देगा। ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा एलिमेंट। तो अपन एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में एलिमेंट जो है वो कार्बन दे रखा है, इसके अलावा मान लेते हैं हाइड्रोजन दे रखा है, इसके अलावा मान लेते हैं ऑक्सीजन दे रखा है। ये आपको एग्जाम में एलिमेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे ताकि आपका काम जो है वो इजी हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद क्वेश्चन में एक अपन को डेटा और दिया गया होगा। क्वेश्चन में उन एलिमेंट की परसेंटेज भी दे रखी होगी, परसेंटेज बाय मास। जैसे कार्बन का दे दिया 50%, हाइड्रोजन का दे दिया 30%, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। 50 30 तो 20 हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि उनकी परसेंटेज भी दे रखी होगी। तो कार्बन का परसेंटेज मान लेते हैं x% दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज y% दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज z% दिया हुआ है। ठीक है। तो
तो अब आपको ये दोनों डेटा तो आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज दी जाएगी, एलिमेंट का नेम दिया जाएगा। इसके बाद के सारे स्टेप हमें खुद से फॉलो करने पड़ेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप होता है मोलर रेशो। नाम दे रहा हूं मैं इसको ताकि अपन को समझ में आ जाए। इसको हम कहते हैं मोलर रेशो, दैट इज मोलर रेशो। व्हाट इज मोलर रेशो? मोलर रेशो का मतलब होता है कि जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है या वेट दे रखा है, परसेंटेज या वेट दे रखा है, उसमें उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का आप डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे हमें परसेंटेज कितनी दे रखी थी? x, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना आता है? 12। ऐसे ही y हाइड्रोजन का 1, ऐसे ही z ऑक्सीजन का 16। एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई नंबर आएगा। जैसे ये मान लेते हैं a आ गया, ये मान लेते हैं b आ गया, इसके बाद आ गया c। इस तरीके का कोई नंबर आएगा। इसके बाद अगला जो होता है उसको अपन कहते हैं सिंपल, अगले वाले को कहते हैं सिंपल मोलर रेशो। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है कि जो भी आपके पास ABC आया, ये डेटा आया ABC, कोई ना कोई डेटा तो आएगा 100% है। अब इस ABC में से आपको देखना है कि सबसे छोटी नंबर कौन सी है। यानी मान लेते हैं कि लेट A इज स्मॉल, सबसे छोटी डिजिट जो है वो A है, तो जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसमें सभी का डिवाइड करना है, सभी में। तो इसका मतलब है सिंपल मोलर रेशो बनाने के लिए मैंने A में A का ही डिवाइड किया, B में भी मैंने A का डिवाइड किया, और C में भी मैंने A का डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये तो 1 हो जाएगा। ये मान लेते हैं आ गया D, और ये मान लेते हैं आ गया हमारे पास E। अगर आंसर पूरी तरीके से आ जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इस स्टेप को एक्स्ट्रा स्टेप मान के लिख रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ये हर जगह नहीं लगाना, बाकी ये तो आपको हर जगह लगाना है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा। ये तो आपको हर जगह लगाना है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है, उसको अपन कह रहे हैं होल रेशो। ये आपको तभी लगाना है, ये वाला स्टेप तभी स्टार लगा देता हूं उसमें। ये स्टेप आपको तभी लगाना है जब सिंपल मोलर रेशो डेसिमल की फॉर्म में आ जाए। जैसे मान लेते ये 1 आ गया, ये मान लेते 2 आ गया, लेकिन E की वैल्यू जो होगी 1.5 आ गई, तो अब क्या करें? तो फिर आपको ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको होल में कन्वर्ट कर दे। तो अभी इसको अपन एक बार के लिए स्पेस को खाली छोड़ देते हैं, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे अपन। पर मेन ये 4 स्टेप तो हर जगह लगेंगे। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन को करने के लिए 4 स्टेप हर जगह देने पड़ेंगे आपको, और 5वां स्टेप जो है वो कंपलसरी नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएट होगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, देखिएगा कि इन अ हाइड्रोकार्बन इफ कार्बन इज 80%, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन 80% है, तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अगेन वही लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हेयर यू विल राइट एलिमेंट, या लिखेंगे आप परसेंटेज बाय मास, ठीक है। तो अब हमारे पास दे रखा हाइड्रोकार्बन, तो आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन में कार्बन भी होता है और हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी होता है। बात समझ आ रही है? परसेंटेज बाय मास ये दे रखा है 80%, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 20% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग बनाएंगे, अगला स्टेप है हमारा मोलर रेशो। और मोलर रेशो मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं, जो भी आपको परसेंटेज दे रखी होती है उसमें उसके एटॉमिक मास का डिवाइड करेंगे। ऐसे 20 में कितने का डिवाइड करेंगे? 1 का डिवाइड करेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो 20 में 1 का डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 20, और इसमें अगर 1 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6.66 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 6.66। इसके बाद अगला जो होगा वो क्या होगा? सिंपल मोलर रेशो। अब सिंपल मोलर रेशो में क्या करेंगे? सबसे छोटी नंबर का डिवाइड करेंगे। तो बताइए इनमें से सबसे छोटी नंबर कौन सी है? 6.66। तो 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66, ऐसे 20 बाय कितना आएगा? 6.66। ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1। ये अगर देखेंगे तो लगभग 3 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। अब देखिए हमें एक्स्ट्रा स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि सिंपल मोलर रेशो पे सॉल्व हो गया। अगर नहीं होता सॉल्व तो मैं आगे बढ़ाता। तो अब क्या हो गया? बस आ गया आंसर। कार्बन कितना आया मेरे पास? 1। हाइड्रोजन मेरे पास कितना आया? 3। तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास? CH3, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? इस मॉलिक्यूल का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। बोलिए ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से जो होता है अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। अगली क्लास में मैं इसके और क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और कुछ परसेंटेज के जो फॉर्मूले हैं, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।